गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 हम देख रहे थे पार्ट 9वां कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमने अब तक कार्बनिक यौगिकों के बंधन, हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी, कार्बन एक अद्वितीय तत्व, इन भागों को देखा था। आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ दो प्रकार की होती है। प्रथम है सामान्य नामकरण पद्धति और दूसरी है IUPAC नामकरण पद्धति। IUPAC नामकरण पद्धति। प्रथम नामकरण पद्धति है सामान्य नामकरण पद्धति और दूसरी नामकरण पद्धति है IUPAC नामकरण पद्धति। अब IUPAC नामकरण पद्धति के बारे में हमें अब इस बार डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं और एक तालिका पे नज़र डालते हैं। पेज नंबर 118 पर ये तालिका आपको दी गई है। थोड़ा आप पन्ने पीछे पलट लीजिए, आपको पेज नंबर 118 पर ये तालिका दिखाई देगी। जानबूझकर मैं आपको ये तालिका दोबारा दिखा रही हूँ, क्योंकि इन्हीं क्रियात्मक समूहों के बारे में हमें आगे देखना है कि जब इनका हम IUPAC नंबर देखेंगे या IUPAC सिस्टम से इसका नामकरण करेंगे तो हमें इसका उपयोग होने वाला है। सबसे प्रथम देखते हैं हम लोग हेलोजन। ये जो तालिका है 118 पर दी गई, ये 118 पर दी गई तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपने बार बार करना है, क्योंकि इस तालिका का उपयोग आगे जाके आपको परीक्षा में छोटे मोटे प्रश्नों के लिए उपयोग में आ सकता है। अब चलते हैं हमारे आज के पाठ की तरफ। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति। तो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति में सबसे पहली पद्धति है वो है सामान्य नामकरण पद्धति। आइए देखते हैं। हमने देखा कि लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन जो है उसकी जो चतुर संयोजकता है उसके कारण कार्बन बहुत ज़्यादा अधिक प्रमाण में अलग अलग तत्वों के साथ जुड़ जाता है। प्रारंभिक काल में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन बाद में अनेक अलग अलग कार्बनिक यौगिकों की जानकारी प्राप्त हुई है। उन नामों को आज सामान्य नाम कहते हैं। जो पहले वाले जो कार्बनिक यौगिक थे जिनकी संख्या हमको दिखाई जो हमें ज्ञात थे, उन्हें कुछ नामकरण दिया गया था। वही नामकरण आज भी प्रचलित है, पर उन नामकरणों को सामान्य नाम कहा जाता है, क्योंकि बहुत पहले उनका नामकरण किया गया था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो है बहुत पहले से ज्ञात कार्बनिक यौगिक है, तो इनके नाम बहुत पहले से दिए गए हैं, तो इन नामों को हम सामान्य नाम कहेंगे। उनके बाद अल्केन के नाम उनमें स्थित कार्बन संख्या के आधार पर दिए जाने लगे। उसके बाद जो सरल श्रृंखला या शाखी श्रृंखलाएं थी, उनमें भी अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए। उन्हें एन ब्यूटेन, आई ब्यूटेन, इस पर जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती गई, मैंने आपको बताया था पहले भी कि शाखित जो समूह होते हैं कार्बनिक यौगिक के, तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती गई अनुसूत्र, क्योंकि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हमने देखा था कि उनके अनुसूत्र सेम होते हैं। आपको याद होगा ना, हमें सजातीय श्रेणी देखी थी। सजातीय श्रेणी में आपको मैंने बताया था अनुसूत्र तो सेम होते हैं, परंतु क्या अलग होते हैं उनमें, जो उनका जो लिखने का तरीका होता है, जो उनकी संरचनात्मक सूत्र जो होते हैं, वो इनके अलग अलग पाए जाते हैं। तो ऐसे समय पर इन्हें एन ब्यूटेन, आई ब्यूटेन, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं
कि एन ब्यूटेन, आई ब्यूटेन और आगे जाके इनको ब्यूटेन ऐसे नाम दिए गए हैं। अब जब आई ब्यूटेन होता है ना, तो आई ब्यूटेन में सीधी रेखा में, सरल रेखा में आपको संरचनात्मक सूत्र पाया जाता है। आई ब्यूटेन में ये एन ब्यूटेन है, ठीक है। अब हम ब्यूटेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ब्यूटेन बोल रही हूँ। सीधे लाइन होती है। आई ब्यूटेन आया ना, तो उसमें एक शाखा दिखाई देती है, एक शाखा। उसके बाद और एक है, उसका नाम है नियो। अब नियो में हम जो है पेंटेन का उदाहरण लेते हैं। नियो में क्या होता है, नियो पेंटेन का उदाहरण लेते हैं हम लोग। पेंटेन मतलब 5। नियो में 5 कार्बन पाए जाते हैं, सॉरी, पेंटेन में 5 कार्बन पाए जाते हैं। और नियो का मतलब, नियो नाम कब आता है, जब इन 5 कार्बनों को हम 2 शाखाएं होती है इनकी। देखो आइसो में, सॉरी, आई में या आइसो में एक ही शाखा थी और नियो में 2 शाखाएं पाई जाती है। और एन पेंटेन में, एन में देखो दोबारा बताती हूँ मैं आपको। एन जब नामकरण होता है तो ये सरल होता है। आइसो या आय नामकरण होता है तो केवल एक शाखा होती है। और जब हम कहते हैं नियो, तो नियो में शाखाएं 2 होती हैं। इसको ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो। एन मतलब सरल श्रृंखला, आई मतलब एक शाखा और नियो मतलब 2 या 2 से अधिक शाखाएं। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए पेंटेन का उदाहरण मैंने बताया था ना आपको, C5H12। इस अणुसूत्र वाले 3 संरचना सूत्रों की आकृति बनाइए। C5H12 इस अणुसूत्र को लेकर हमें अलग अलग संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए C5H12, C5 है इसलिए इसको हम पेंटेन कहेंगे। C5 पेंटेन। अब C5 को यहाँ पर, C5H12 को हमने यहाँ पर 3 पद्धतियों से इनका संरचनात्मक सूत्र लिखा है। देखिए आप, पहला मैंने आपको बताया था, वैसे एन पेंटेन को लिखा है मैंने सरल श्रृंखला में। आप देख सकते हो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है और 12, कुल मिला के 12 हाइड्रोजन्स हैं। आप गिन सकते हो। और 3 2 2 2 3 मिलाकर पूरे 12 हाइड्रोजन्स है। ठीक है, आप तीनों भी एग्जाम्पल्स को स्टडी करो, आपको वही दिखाई देगा कि 5 का कार्बन और 12 हाइड्रोजन, यही उनका अणुसूत्र है। परंतु उसका संरचनात्मक सूत्र जो है वो यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए इनके नाम भी यहाँ पर अलग अलग है। पहला सीधी श्रृंखला है, सरल श्रृंखला है, कोई भी यहाँ पे ब्रांच नहीं बन रहा, इसलिए उसे कहा जाता है एन पेंटेन। नीचे वाला देखिए, वो है आई पेंटेन। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक शाखा निकल रही है ना, ये देखो, ये ऊपर CH3 आ गया है, एक शाखा बन रही है, इसलिए इसे कहा जाता है आई पेंटेन या आइसोपेंटेन। तीसरा देखिए नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में आप देख रहे हो यहाँ पर 2 शाखाएं बन रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए इसे कहा जाता है नियो पेंटेन। ठीक है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आप C6H18 के बारे में भी आप बना सकते हैं। उसी पद्धति से आप C6H14 के बारे में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बारे में सेम आपको वही करना है, एन, आई और नियो, हेक्सेन। अब इसका नाम आएगा हेक्सेन क्योंकि 6 है।
ठीक है, सेम वैसे ही बनाना है आपको। और मुझे आपने मैसेज करना है कि आपने किस प्रकार से हेक्सेन के बारे में C6H14 इस अणुसूत्र को संरचनात्मक सूत्र में आपने कैसे लिखा है, ये आप मुझे, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा कार्बनिक यौगिक बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हो गया था कि अब सामान्य नाम देना काफ़ी नहीं था, इसलिए उनको IUPAC नामकरण करने की ज़रूरत पड़ गई। अब IUPAC नामकरण पद्धति जो है उसका फुल फॉर्म जान लें, बहुत ज़रूरी है। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने यौगिकों की संरचना पर आधारित नामकरण पद्धति बनाई और उसे पूरे विश्व में मान्यता मिली। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे कहा जाता है IUPAC नामकरण पद्धति। इस नामकरण पद्धति में मुख्य 3 घटक पाए जाते हैं। पहला घटक है जनक घटक, उसके बाद प्रत्यय और उपसर्ग। ध्यान दें, प्रत्यय हमेशा जनक के पीछे लगता है, जनक घटक के पीछे आता है। जनक मतलब जो मेन ब्रांच होती है, मेन जो श्रृंखला है, उस मेन श्रृंखला के आगे और पीछे अगर कुछ शाखाएं आ जाए तो उसे उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। जब नाम देना होता है, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, पर इसका समझ लो अर्थ ये है कि जो जनक यानी कि जो मेन श्रृंखला है, उस मेन श्रृंखला के नाम के आगे और पीछे क्रियात्मक श्रृंखला का नाम जुड़ता है। अगर जनक श्रृंखला के आगे नाम जुड़ा तो उसे उपसर्ग कहा जाएगा, और पीछे नाम जुड़ा तो उसे प्रत्यय कहा जाएगा। आगे नाम जुड़ता है, आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर किया हुआ है उन्होंने, आगे नाम जुड़ा तो उपसर्ग, पीछे नाम जुड़ा तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। आगे चलते हैं। IUPAC नाम देने की 4 चरण है यहाँ पर। सबसे पहला चरण हम देखते हैं। इस चरण में क्या होता है, मतलब पहला चरण मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है। अगर आपको IUPAC नाम देना है किसी श्रृंखला को, तो उसको आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, देखिए पहले चरण में क्या करना है आपको, जितने भी कार्बन हैं श्रृंखला में दिए गए, उन कार्बन को पहले गिन लो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इस तालिका में बताया गया है। पहला वाला उदाहरण देखो, पहले वाले उदाहरण में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हैं। यदि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो आप उसका नाम दोगे प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है उससे। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी कि क्या बन जाता है, अल्केन। हमने ये भी पहले पढ़ा हुआ है, याद करो ज़रा। हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इकहरा बंध, दोहरा बंध और तिहरा बंध को नाम कैसे देना होता है, ये हमने सीखा था। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन याद आपको आ रहा हो तो ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसे नाम देंगे, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ 3 कार्बन है, इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं प्रोपेन। यदि सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो तो प्रोपेन, जो स्पेलिंग है आप देख सकते हो, स्पेलिंग में यहाँ पर जो स्पेलिंग है उसकी वो ऐसी है। तो इस स्पेलिंग में से ANE निकाल देना है और उसकी जगह डाल देना है ENE। ये कब आएगा, जब डबल बॉन्ड होगा तब, और ये नाम बन जाएगा प्रोपीन। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपीन। ANE स्पेलिंग निकाल देनी है
और उसकी जगह डाल देना है ENE, तो हो जाएगा प्रोपीन। कब? जब डबल बॉन्ड होगा तब। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसी स्पेलिंग में हम क्या करेंगे, इस ANE को निकाल कर इसकी जगह YNE लिखेंगे और इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइन। सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, डबल बॉन्ड प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन। ये बहुत ही ज़रूरी है नाम लिखना। अगर आपने गलत नाम लिखा तो गलती हो सकती है, आपका लिखा हुआ सारा जो नामकरण है वो गलत हो सकता है, आपका उत्तर गलत हो सकता है। सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, डबल बॉन्ड प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, इसे आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसे अच्छे से सिंपल करके लिख कर दिखाया है, इसे आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ मैंने लिखते वक्त 2 कार्बन लिखे हैं, लेकिन आप यह जगह कम है इसलिए, लेकिन आप ध्यान में ये रखिए कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो मैंने प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। आई बात समझ में? आपने ये चार्ट ध्यान में रखना है, इसको स्टडी करना है। अब ध्यान दें कि जब नाम लिखना होगा, अब हमने देखा कि जनक जो आपका श्रृंखला है, उस जनक श्रृंखला का नाम कैसे आएगा ये तो हमने अभी देख लिया। पर अगर जनक श्रृंखला को कोई और क्रियात्मक समूह जोड़ रहा है तो उस क्रियात्मक समूह का नाम हम इस जनक श्रृंखला में कैसे जोड़ेंगे वो हम देखते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम क्रियात्मक समूह को जनक श्रृंखला में जोड़कर लिखेंगे। अब कैसे वो देखते हैं। बाकी जो भी सारे क्रियात्मक समूह हैं उनका नाम जो है वो पीछे से आगे से आएगा, केवल मतलब उपसर्ग के रूप में आएगा। केवल और केवल हैलोजन का नाम जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लो प्लीज। आपकी किताब में क्या लिखा है, एक मिनट में पहले किताब चेक कर लो। यहाँ पर एक करेक्शन आप प्लीज कर लो। हैलोजन इस क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम हमेशा उपसर्ग लिखा है ना, उसे आप प्रत्यय लिख दो। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। और हैलोजन के नाम जो है वो हमेशा चरण 2 में देखिए क्या करना है। हमने देखा था कि जो आपका जनक श्रृंखला है उसका नाम कैसे लिखना, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह को जनक श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए उनका नाम हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। क्रियात्मक समूह का नाम जनक श्रृंखला के साथ जोड़ते समय या तो वो आगे या पीछे लिखा जाएगा, यानी कि उपसर्ग के रूप में या तो प्रत्यय के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को आपको नोट करना ये है कि जो आपका हैलोजन है ना, ये हैलोजन का नाम बाकी सबका नाम तो प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाएगा, केवल हैलोजन का नाम उपसर्ग के रूप में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बाकी सबका नाम प्रत्यय के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन केवल और केवल हैलोजन का नाम उपसर्ग के रूप में लिखा जाएगा। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला देखिए आप उदाहरण, हमने यहाँ पर OH जोड़ा है, CH2 है ना, सॉरी यहाँ पे ये CH3 होना चाहिए था, CH3 CH2, यहाँ पे ये CH3 होना चाहिए था। ठीक है, 2 नहीं 3 होना चाहिए था।
CH3CH2, और ये CH3CH2 क्या है, ये इथेन है, ठीक है ना। ये है आपका जनक। जनक कौन है यहाँ पर, CH3CH2, ये आपका जनक है। इस जनक को कौन जुड़ गया है, OH क्रियात्मक समूह जुड़ गया है। तो यहाँ पर जनक का नाम है इथेन और उसे जुड़ गया है OH। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, OH को कहते हैं ऑल। तो हम इसका नाम, यहाँ के जो आखिरी का जो ई है, स्पेलिंग में जो आखिरी का ई है ना, ये आखिरी का ई हटाकर यहाँ पर डालेंगे ऑल, OL। तो इसका नाम बन गया इथेनॉल। देखिए ये हो गया क्या आपका प्रत्यय, ये ऑल कहाँ जोड़ा हमने, पीछे जोड़ा, इथेनॉल। इथेन ये क्या है, इथेन आपका जनक नाम है। इस जनक नाम का ई जो है, आखिरी का ई, इस ई को हटा दो और उसमें क्या जोड़ोगे आप, ऑल। तो क्या बन गया, इथेनॉल, पीछे जोड़ा हमने प्रत्यय के रूप में, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है CH3 ये आपका जनक है, परंतु जब भी आप जो भी श्रृंखला आप लोगे, उस जनक श्रृंखला के साथ जो क्रियात्मक श्रृंखला आपकी जुड़ेगी, यदि उस क्रियात्मक श्रृंखला में भी कार्बन प्रेजेंट होगा तो उस कार्बन को भी गिनना है। श्रृंखला में जितने कार्बन हैं उन सबको गिनना है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी गिनना है। देखिए इसलिए यहाँ पर जो कार्बन लिखा है ना, हम उसे भी गिनेंगे। तो 1 और 2 कार्बन पाए गए यहाँ पर, तो 2 कार्बन है, मतलब क्या आएगा, इथेन आएगा। तो आपका जनक क्या है, इथेन। इस इथेन को कौन जुड़ा है, अल्डिहाइड जोड़ा गया है, यानी कि COOH, जिसे कहते हैं ओइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। देखिए प्रत्यय जुड़ गया, पीछे जोड़ा, इथेनॉइक एसिड। ये ओइक को हमने कहाँ जोड़ा, पीछे, इथेनॉइक एसिड। इस स्पेलिंग में भी आप देख सकते हो कि हमने ई को हटा दिया है और उसकी जगह क्या लिखा है, OIC, इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट देखिए आगे, ये देखिए फिर उसके बाद हमने अमीन ग्रुप को जोड़ा। तो ये अमीन ग्रुप, अब इसमें तो कोई कार्बन है नहीं, अमीन ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, केवल 1। यानी ये कौन सा पेरेंट हो गया, कौन सा जनक हो गया, मीथेन। अब मीथेन को आप अमीन ग्रुप जोड़ रहे हो तो उसका नाम क्या आएगा, मिथेनामाइन, मिथेनामीन, क्या आएगा, मिथेनामीन। इसके बाद देखिए यहाँ आप क्या जोड़ रहे हो, अभी इधर ये है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसको हम कहेंगे ओन, कीटोन ओन। हमारा पेरेंट कौन सा है, मैंने कहा था ना आपको, इस चेन में कार्बन, CO में भी कार्बन है तो उसको भी गिनना है। तो 1, 2 और 3 कार्बन है, इसलिए आएगा प्रोपेन। प्रोपेन आपका क्या है, जनक, जनक श्रृंखला। इस जनक श्रृंखला में हमने ये CO जोड़ा, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोपेनोन। ओन जोड़ा ना, तो कहेंगे प्रोपेनोन। प्रोपेन का ई निकाल दो, प्रोपेनोन। इस प्रकार से आपको ये नाम ध्यान में रखने होंगे, ये प्रैक्टिस से ही होगा। जब मैं आपको होमवर्क दूंगी या मैं आपको जब नोट्स दूंगी तो ऐसे बहुत सारे नाम हम आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप आ जाएगा, ये आप चिंता न करें। इसके बाद जो थर्ड जो चरण है आपका, उस चरण में देखिए क्या बताया गया है। जो अभी अभी हमने देखा ना, वही बताया गया है उसमें कि जब हम यहाँ पर
CHO या COOH जैसे क्रियात्मक समूह को जनक समूह के साथ जोड़ते हैं, तब इनके कार्बन को भी हमने गिनना होगा। इनका कार्बन भी हम गिनेंगे। जैसे अभी हमने जो गिना ना कि जनक समूह तो हमारा इतना है जिसके केवल 2 ही कार्बन हैं, परंतु CHO इस क्रियात्मक समूह में भी कार्बन है, इसलिए हम उस कार्बन को भी जोड़ेंगे। और अब हमारे कितने कार्बन हो गए? 3, यानी 2 जनक के और 1 क्रियात्मक का। तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए, इसलिए इसका नाम क्या आया? प्रोपेन। सेम यही प्रोसेस हमने नीचे की है। यहाँ पर देखिए, आपका जो जनक था उसका कार्बन 1 है और क्रियात्मक का कार्बन 1 है, बन गए 2 कार्बन। 2 कार्बन को कहते हैं इथेन, इसलिए हो गया इथेनॉइक एसिड। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये जो CHO और COOH ये जो ग्रुप है, इनको हमेशा गिनते वक्त, कार्बन गिनते वक्त सबसे छोटे वाले कार्बन पे रखना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब हम गिन रहे होते हैं ना, तो हम दोनों तरफ से गिन सकते हैं। हम इस तरफ से भी गिन सकते हैं और हम इस तरफ से भी गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको, 1 2 3 ऐसे भी गिनोगे आप, या 1 2 3 ऐसे भी गिनोगे आप। और जहाँ पर आपका कार्बन जुड़ेगा, जहाँ पर आपका ये क्रियात्मक ये जुड़ेगा, वो नाम यहाँ पे आएगा। जैसे देखो, प्रोपेन दूसरे पे जुड़ा है ना, इसलिए टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। 2 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पर भी देखिए, क्लोरीन जो है 2 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए क्या नाम देंगे इसका हम? 2 क्लोरोपेंटेन। जैसे मैं आपको बताया था ना कि क्लोरो जो हैलोजन ग्रुप होता है उसका हम हमेशा उपसर्ग लिखते हैं, बाकी सबको हम क्या करते हैं? पीछे लिखते हैं। तो इसलिए क्लोरो आगे आया है, पेंटेन 2 क्लोरो नहीं लिखना है, वो गलत है। हमेशा हैलोजन ग्रुप को आगे लिखना है, इसलिए इसको सेकेंड में ज्वाइन किया है, इसलिए 2 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे देखिए, इस कीटोन वाला ग्रुप हमने जोड़ा है, इसको हमने सेकेंड में जोड़ा है, क्योंकि हमेशा छोटे वाले में जोड़ो, ध्यान में रखो। 1 2 3 4 5 इसमें ये जो है 2 नंबर की इसमें जोड़ा है, इसको भी हमने 2 नंबर पे जोड़ा, इसे भी हमने 2 नंबर पे जोड़ा। छोटे वाले में जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम आएगा, ये 5 है, इसलिए पेंटेन टू ओन, ये इसका नाम होगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, आप वीडियो को बार बार देखते रहो, आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और आप तुरंत समझ जाओगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन नामों को लेकर। मेरे ख्याल से आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको एक बार अच्छे से करो, और यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ है पेज नंबर 123 पर, आप इसे करने की कोशिश करो। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। अगर आपने 1-2 बार कर लिया, प्रयत्न किया, तो पक्का आपको इसका IUPAC नंबर लिखना आएगा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को बार बार देखो, ताकि आप ये जो IUPAC नंबर है इसे आप अच्छे से समझ सको। धन्यवाद।